नमस्ते बच्चों। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज से हम विकास पढ़ना शुरू करेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास या फिर फिजिकल डेवलपमेंट। आज हम इसका भाग 1 पढ़ रहे हैं। शारीरिक विकास बच्चों, व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है शरीर का विकास होना। हम ये नहीं कह सकते कि सारे विकास इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन सारे ही विकास जैसे कि मानसिक विकास, भ्रामक, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, संज्ञात्मक विकास, खेल का विकास आदि सारे विकास जो होते हैं वो सारे विकास शारीरिक विकास पर ही निर्भर करते हैं। तो अगर शारीरिक विकास किसी बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से होता है तो उसके सारे ही विकास बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। लेकिन अगर बच्चा किसी वजह से परेशान होता है, बीमारी के कारण उसका विकास नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके अन्य विकास भी प्रभावित होते हैं। तो अक्सर बच्चों ऐसे जो बच्चे होते हैं वो उदास, निराश, बेचैन, खिन्न रहते हैं और कई बार शारीरिक कमजोरी के कारण बच्चे खेल वाली चीज़ों में भी भाग नहीं ले पाते हैं। तो बच्चे का शारीरिक विकास होना और उपयुक्त तरीके से होना बहुत अधिक ज़रूरी है। शारीरिक विकास का बालक के व्यवहार की गुणात्मकता और मात्रात्मकता दोनों पर ही गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों, सुना होगा आपने, कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। ये भी सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर है, थका हुआ, निर्बल, बीमार है, तो उससे हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो एक बहुत अच्छा और श्रेष्ठ काम करेगा। तो बच्चों, ऐसा व्यक्ति न तो स्वयं का न दूसरों का किसी का भी विकास सही ढंग से नहीं कर पाता है। जहाँ तक हम बात करते हैं शारीरिक विकास की, तो इसका प्रारंभ गर्भाधान से ही हो जाता है और जन्म के बाद अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग गति से शारीरिक विकास चलता है। और जीवन के जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं ना, उनमें शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। फिर इसकी गति मंद हो जाती है और किशोरावस्था के अंत तक आते आते शारीरिक विकास रुक जाता है। और बच्चों, बालक के व्यवहार पर शारीरिक विकास का जो प्रभाव पड़ता है वो मुख्यतः 2 प्रकार से पड़ता है। एक तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव, एक अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव। प्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव पड़ता है उससे यह निर्धारित होता है कि बालक एक निश्चित आयु में किन किन विकासात्मक कार्यों को कर सकता है और किसको नहीं कर सकता है। जैसे कि बच्चों, हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि यदि एक 5 वर्ष के बालक का शारीरिक विकास बहुत अच्छा है तो वो विद्यालय में अनुशासित रहकर पढ़ने लिखने में अव्वल रहता है, खेल में साथियों के साथ बराबरी में खेलता है, पढ़ाई के साथ में भी खेल में भी प्रतिस्पर्धा में भाग लेता है और सिर्फ खेल की ही नहीं कई गतिविधियों में वो भाग लेता है। तो ये जो कई गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता है ना, ये शारीरिक विकास से जुड़ी हुई है। परंतु अगर हम इसका अपोजिट देखें कि बालक का शारीरिक विकास अच्छा नहीं है, तो न तो बालक खेल में, न बालक पढ़ाई में और ना ही किसी अन्य गतिविधि में अच्छा रहता है। तो बालक अपने दोस्तों के साथ खेल और पढ़ाई में कैसा अनुभव करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, सबके साथ वो बहुत कंफर्टेबली खेलता है, बहुत अच्छा लगता है, उसे ग्रुप में कभी कभी खराब लगता है, सामान्य लगता है। यही सारी जो चीज़ें हैं ना, ये उसके व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसको हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव की। बालक के व्यक्तित्व और व्यवहार पर शारीरिक विकास का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है। यह बालक के स्वयं के प्रति एवं दूसरों के प्रति अभिवृत्तियों को भी प्रभावित करता है। यानी कि वो स्वयं के लिए क्या सोचता है और दूसरों के लिए क्या सोचता है, दोनों के लिए उसकी अभिवृत्ति किस प्रकार की है, ये उसको प्रभावित करता है। बालक अपने खुद की शारीरिक रचना और आकार के बारे में क्या सोचता है
और दूसरे लोग बालक के शारीरिक विकास और आकार के बारे में क्या सोचते हैं। ये चीज़ भी बालक के विकास को, व्यक्तित्व को और व्यवहार को प्रभावित करती है। जैसे कि बच्चों हम बात करते हैं कि कोई एक बच्चा है, 8-9 साल का बच्चा है और वो हेल्दी है, मोटा और स्थूल शरीर वाला है, तो उसको कई बार ये फील होता है बच्चों कि वो दुबले पतले और चुस्त बालक की बराबरी नहीं कर पा रहा है। जैसे कि खेल का मैदान है तो तेज नहीं भाग पा रहा है, ना ही मैच जीत पाता है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे अन्य गतिविधियों में भी उसका एक अलग से उसका मानसिक प्रतिरूप बन जाता है। तो ये उस बालक के लिए अप्रत्यक्ष मानसिक प्रताड़ना हो जाती है, जिसके कारण कि मन ही मन क्या होता है बच्चों, वो हीन भावना से और कुंठा से ग्रसित हो जाता है। और इसी प्रकार लंबा चौड़ा शारीरिक आकार वाला बालक, कम लंबाई और दुबला पतला वाला बालक अगर उसके सामने खड़ा है तो वो शर्म महसूस कर सकता है, ठीक है ना। तो ये एक अलग चीज़ की बात है बच्चों कि बच्चा स्वयं के बारे में, स्वयं के शरीर के बारे में, अपने आकार प्रकार के बारे में स्वयं क्या सोचता है और दूसरों के प्रति उसकी क्या अभिवृत्ति रहती है। अब हम बात करते हैं शारीरिक विकास के अर्थ की। शारीरिक विकास से क्या तात्पर्य है बच्चों कि शारीरिक विकास से शरीर के सभी आंतरिक एवं बाह्य अंगों के विकास से है। शरीर के जितने आंतरिक अंग हैं और जितने बाहरी अंग हैं उनका विकास ही शारीरिक विकास है। जैसे कि शरीर की लंबाई, वजन, शरीर का अनुपात, अस्थियों का विकास, दांतों का विकास, मांसपेशियों का विकास, आंतरिक अंगों का विकास। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि शारीरिक विकास के अंतर्गत वो सभी कारक आते हैं, वो सभी कारक शामिल होते हैं जो कि शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। बच्चों थॉमसन ने लिखा भी है इसके बारे में कि बालक के व्यक्तित्व के आकलन में शारीरिक सौष्ठव यानी कि शारीरिक आकार प्रकार कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक विकास के बच्चों, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? गर्भाधान से हो जाती है। और गर्भाधान के समय जिस गर्भित अंडाणु, जिसे कि हम क्या कहते हैं, जाइगोट, जिसकी संरचना और जिसके बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि आकृति कैसी होती है पता है आपको बच्चों? सिर्फ एक सुई के नोक के बराबर। और कितने आश्चर्य की बात लगती है हमें कि वही आकृति 9 महीने होते होते एक शिशु के रूप में, जो कि कम से कम 19-20 इंच लंबा शिशु होता है और जिसका वजन 3 से 3.5 किलोग्राम का होता है, एक स्वस्थ शिशु के रूप में हमारे सामने आ जाता है। और यही बालक बड़ा होते होते वयस्क व्यक्ति बन जाता है। लेकिन क्या लग रहा है बच्चों को, क्या ये सब कुछ एकाएक हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ एकाएक नहीं होता है। ये सब धीरे धीरे और अपनी क्रमिक गतियों के द्वारा ही होता है। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत वो सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो कि शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं शारीरिक विकास के महत्व की। शारीरिक विकास के अंतर्गत बच्चों मुख्यतः शरीर के 5 क्षेत्रों का विकास होता है, ठीक है। और इन्हीं 5 क्षेत्रों से बालकों का व्यवहार भी प्रभावित होता है। बात समझ रहे हैं आप? शरीर के 5 क्षेत्रों में मुख्यतः शारीरिक विकास होता है, ठीक है। और इन्हीं 5 क्षेत्रों से बालक का व्यवहार भी प्रभावित होता है। और ये जो सारे कारक होते हैं, जो 5 क्षेत्र होते हैं, ये बालक के व्यक्तित्व निर्धारण में भी बहुत मदद करते हैं। तो हम इन 5 क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्षेत्र है शारीरिक संरचना का विकास। शारीरिक संरचना क्या है बच्चों? शारीरिक संरचना बालक के बाह्य व्यक्तित्व का आधार होती है, यानी कि बच्चा बाहर से देखने पर कैसा प्रतीत होता है। जैसे कि एक लंबा चौड़ा उत्तम शारीरिक सौष्ठव वाला बालक बहुत अधिक प्रभावशाली दिखता है और बहुत आसानी से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो शारीरिक संरचना के विकास के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन, आकार, मुखाकृति, चेहरा, दांत, अस्थियां, मांसपेशियां
आदि चीज़ें सम्मिलित होती है। यानी कि जिन सब चीज़ों से मिलकर के शरीर का ढांचा तैयार होता है। तो जिन सब चीज़ों से मिलकर के शरीर का ढांचा तैयार होता है उसे ही हम शारीरिक संरचना कहते हैं। तो ये हमने पहला क्षेत्र पढ़ा था। अगला क्षेत्र है बच्चों इसका नाड़ी संस्थान का विकास। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। सबसे पहले बालक में किसका विकास होता है? सबसे पहले बालक में नाड़ी संस्थान का विकास होता है। आपको ध्यान है बच्चों कि मैंने आपको विकास के सिद्धांत में पढ़ाया था। एक सिद्धांत था कि विकास मस्तकाधोमुखी होता है। इसका मतलब क्या होता है? मस्तकाधोमुखी का मतलब होता है कि सिर से पैर की ओर विकास का होना। ठीक है ना? तो इस क्रम में मस्तिष्क का विकास सबसे पहले आया। ठीक है? तो मस्तिष्क की कोशिकाएं और तंत्रिकाओं के विकास से बालक में सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने आदि की क्षमताएं विकसित होती हैं और इसी से बालक का मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। बालक नई नई बातों को सोच सकता है क्योंकि वो कल्पनाशील होता है और धीरे धीरे बच्चों उसमें क्या होता है, नए व्यवहार प्रतिमान उभर करके आते हैं। मानसिक योग्यताओं में जब विकास होती है तो ही बालक नए वातावरण के साथ समझौता करना सीखता है, नए व्यवहार प्रतिमानों को भी सीख जाता है। ठीक है ना? तो इन नए व्यवहार प्रतिमानों में तो ये जो नए व्यवहार प्रतिमान बच्चे के जो होते हैं इसमें जबकि वो जैसे जैसे बड़ा होता है नए वातावरण के साथ समायोजन करता है क्योंकि मानसिक योग्यता विकसित होती है तो नए वातावरण के साथ समायोजन करना सीखता है और नए व्यवहार प्रतिमान भी प्रदर्शित करना सीख जाता है। ये जो बच्चों नए व्यवहार प्रतिमान हैं ये संवेगात्मक व्यवहार भी हो सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, अर्थ प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक अनुरूपता आदि किसी भी संबंध में बालक नए व्यवहार प्रतिमान प्रदर्शित कर सकता है। तो बच्चों नाड़ी संस्थान के विकास के माध्यम से शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास में सहायता प्रदान करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है नाड़ी संस्थान का विकास। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, वो है मांसपेशियों एवं अस्थियों का विकास। अभी तक हमने जो 2 पॉइंट पढ़े बच्चों, शारीरिक संरचना का विकास और नाड़ी संस्थान का विकास। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं मांसपेशियों एवं अस्थियों का विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत मांसपेशियों और अस्थियों का विकास भी आता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं अस्थियों का क्या कार्य होता है। अस्थियों का कार्य होता है शरीर को एक ढांचा प्रदान करना। ठीक है? और वहीं पर मांसपेशियां क्या करती है, उस ढांचे को सुंदर आकार और रचना प्रदान करती है। जो हमारा हिलना, डुलना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, भागना आदि ये जो क्षमताएं होती हैं ना बच्चों, इन सब का विकास मांसपेशियों में परिपक्वता आने के कारण ही होता है। जब मांसपेशियों में परिपक्वता आती है ना तभी हम ये सारे कार्य कर सकते हैं, अदरवाइज हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और बाल्यावस्था में जो बालक की अस्थियां होती है ना बच्चों, बहुत लचीली होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि बच्चा बार बार गिरता है ना तो भी उसकी हड्डी नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि उसकी हड्डी कैसी होती है, लचीली होती है। मांसपेशियों के विकास से बालक का मोटर डेवलपमेंट, जिसे कि हम गत्यात्मक विकास कहते हैं, जैसे कि गत्यात्मक विकास के पीछे उसकी वो सारी गतिविधियां जो कि वो कर सकता है और खेल में सहायता प्रदान करती हैं। तो ये हमने बात की मांसपेशियों और अस्थियों के विकास की। अब हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास के बारे में। बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनके बारे में आप अपने प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं। सारी ग्रंथियों के बारे में आपको याद ही होगा कि इनके विकास के कारण ही बालक के स्वभाव और व्यवहार में परिवर्तन होता है। शरीर में कई सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो अलग अलग अवस्था में क्रियाशील होकर शारीरिक विकास को आगे बढ़ाती है, उसमें योगदान देती है। जैसे बच्चों आपको याद होगा कि पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है जो बालक की लंबाई को नियंत्रित करता है।
इसी प्रकार थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो शारीरिक और मानसिक विकास में सहयोग देता है। और वय संधि में यौन हार्मोन का स्रावण होता है जिससे कि बालक के यौन अंगों का विकास होता है और उनमें परिपक्वता आती है। और बच्चों किशोरावस्था को प्राप्त करते करते एक बालिका स्त्री के रूप में और एक बालक पुरुष के रूप में बन जाता है। और किशोरावस्था में हम जो नए व्यवहार प्रतिमान देखते हैं, है ना, किशोरावस्था एक बहुत ही अलग अवस्था होती है बच्चों। बहुत नए नए तरह के व्यवहार प्रतिमान इसमें देखे जाते हैं, जैसे कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ना। तो ये सब चीज़ें जो होती है इसका प्रमुख कारण भी यौन अंगों का विकास और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन ही होते हैं। अब हम बात करते हैं सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास। ये एक बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, इसे हम नकार नहीं सकते हैं। सामान्य शारीरिक अवस्था से क्या तात्पर्य है बच्चों? इससे तात्पर्य है कि शरीर के विभिन्न अंगों का, मतलब शरीर के जितने भी अंग हैं ना, उन सब का आपस में मिलजुल कर समन्वित होकर कार्य करना। बात समझ में आ गई? शारीरिक अवस्था का विकास का क्या मतलब हुआ कि शरीर के विभिन्न अंगों का आपस में सुसंगठित होकर समन्वित रूप से कार्य करना। यदि बच्चों किसी अंग में दोष उत्पन्न हो जाता है तो शरीर क्या होता है? अस्वस्थ हो जाता है, व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। जैसे कि इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। इसी प्रकार अगर कोई बच्चा है उसमें विटामिन ए की कमी हो गई तो बालक को कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी और अंधता, जिसे कि हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, और अंधता भी आ सकती है। आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन में सेकेंड ईयर में कि विटामिन बी की कमी से बेरी त्वचा के रोग हो जाते हैं, सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है और डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। यानी कि शारीरिक एक भी अंग अगर किसी भी प्रकार से समस्या उत्पन्न करता है या उसमें कोई परेशानी है तो दूसरे अंग के साथ वो अपना सहयोग नहीं कर पाएगा और ये सारे ही अंग समन्वित होकर के कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इससे शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए बच्चों, बालक स्वस्थ एवं निरोग रहे उसके लिए सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास होना आवश्यक है। बच्चों, आज की क्लास में हमने शारीरिक विकास क्या है इसके बारे में पढ़ा, शारीरिक विकास का अर्थ समझा और शारीरिक विकास का महत्व। शारीरिक विकास के महत्व में हमने इसके कुछ क्षेत्र पढ़े थे, जैसे कि सामान्य शारीरिक संरचना का विकास, मांसपेशियों एवं अस्थियों का विकास, नाड़ी संस्थान का विकास, अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास और सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास। आज हमने भाग 1 में इतना पढ़ा है। अब हम भाग 2 पढ़ेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।